नमस्कार सभी को। मैं आपका अपना प्रदीप तोमर एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ जाटों से रिलेटेड कुछ और नई जानकारी लेके। पिछली वीडियो पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। उसी से इंस्पायर होकर मुझे लगा कि कुछ और बातें भी अपने जाट समाज के बारे में लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार लोगों के सवाल हो जाते हैं कि जाट अपने नाम के साथ चौधरी शब्द क्यों लगाते हैं, इन्हें चौधरी किसने बनाया, चौधराट कहाँ से मिली, किसने इन्हें चौधरी होने का हक दिया, यही अपने नाम के साथ चौधरी शब्द क्यों लगाते हैं। तो आज बात करते हैं कि जाटों को चौधरी क्यों कहा जाता है। तो चलते हैं अपने कुछ पुराने इतिहास की तरफ। तो पुराना इतिहास ये कहता है कि सन 976 में एक राजा हुआ करते थे सल अक्सपाल तोमर। इंद्रप्रस्थ में सिंहासन पर ये विराजमान थे, इंद्रप्रस्थ जो आज की दिल्ली है, और उन्होंने 25 साल 10 महीने शासन किया। उसके बाद अपने भाई जयपाल के लिए सन 1005 में दिल्ली का राज सिंहासन छोड़कर हरियाणा के समचना, जिसे आज हम रोहतक के नाम से जानते हैं, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने रोहतक शहर को बसाया और उसके कुछ समय के बाद अपने भाई जयपाल के आग्रह करने पर ये यमुना नदी को पार करके कृष्णा नदी और यमुना नदी के बीच में देश खाप की इन्होंने स्थापना की। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भाई जब ये हरियाणा चले गए थे तो इन्होंने ये खाप चौधराहट यूपी में आके क्यों स्थापित की, हरियाणा में क्यों नहीं। तो उसका भी मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ कि यहाँ आने के पीछे एक कारण था। वो कारण ये था कि जिस जगह को आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, कृष्णा नदी और यमुना नदी के बीच की जो जगह है, ये यहाँ पे पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, और जंगल होने की वजह से ये स्थान जो है डाकुओं का आश्रय स्थल बन गया था। जितने भी असामाजिक तत्व थे वो लोग यहाँ पे आके छिपते थे, असामाजिक करते करते थे, लोगों को परेशान करते थे, राहगीरों को लूटते थे। तो उस वजह से जयपाल तोमर जी ने इनसे आग्रह किया कि आप यहाँ इस क्षेत्र में आए और शांति स्थापित करें। तो उसके लिए ये सन 1005 में ये अपने 500 सैनिकों के साथ, अपने 500 योद्धाओं के साथ इस क्षेत्र में आए, जिनमें से 405 जाट थे। उन्होंने कुल 6 गांव की चौधराट की शुरुआत की थी और हर गांव की चौधर में 14 गांव थे। इस तरह 84 की चौधर शुरू हुई। वो यहाँ आए। यहाँ पे आने के बाद जो भी वो डाकू गुंडे इस तरह के जो लोग थे, उन लोगों का उन्होंने यहाँ से सफाया किया और यहाँ शांति स्थापित की, और आगे आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे सुख शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने एक आधुनिक देश खाप की स्थापना की और एक नई न्याय व्यवस्था कायम की, जिसे आज चौधराट कहते हैं। और इस चौधराट का जो पहला प्रधान केंद्र था वो किशनपुर बिराल गांव था। पहले चौधराट किशनपुर बिराल की थी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो बड़ौत शिफ्ट हो गई। अब जो चौधराट है, चौधराट का जो केंद्र है वो बड़ौत है। अब कुछ लोगों को शायद इस पर थोड़ी परेशानी हो सकती है कि चौधराट तो बड़ौत में है, तो आप कैसे कह रहे हो किशनपुर बिराल। उससे जुड़े मैं आपको 2 तथ्य बताता हूँ, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, तो उससे आप लोगों का जो संशय है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने सबसे पहले चौधराट किशनपुर बिराल से स्टार्ट की थी। उसके 2-3 तथ्य हैं। एक तो ये कि किशनपुर बिराल गाँव में इन्होंने एक विशाल तालाब का पुनर्निर्माण करवाया था। ध्यान करना, निर्माण नहीं करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, जो कि बहुत पुराना था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो महाभारत काल से भी पुराना है, और महाभारत में श्री कृष्ण भगवान और बलराम का वो शिविर स्थल हुआ करता था, और महाभारत काल में उस जगह को रामताल कहते थे, और उसे आज भी रामताल ही कहा जाता है। और वो किशनपुर बिराल के दिल्ली सहारनपुर हाईवे रोड के पास में ही स्थित है। उसका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था, और उसी के साथ साथ इन्होंने बिराल गांव में एक बारादरी का निर्माण करवाया था, जो कि आज भी है। बारादरी का निर्माण करवाने का कारण ये था कि वहाँ पे न्यायपीठ की स्थापना इन्होंने की थी। बारादरी एक तरह से कोर्ट थी, जैसे एसडीएम कोर्ट होती है या कोई भी न्याय प्रणाली होती है, उसमें जो कोर्ट होती है, तो इस तरह की कोर्ट जो है बारादरी इन्होंने किशनपुर बिराल में सबसे पहले बनाई थी। वो इसीलिए कि जिसके साथ भी कोई समस्या, कोई परेशानी है, चौधरी वहाँ पे उनकी सुनवाई करेंगे, या जो भी न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग थे वो वहाँ बैठ के उनकी सुनवाई करते थे, और उनकी परेशानियों का सोल्यूशन जो है उस बारादरी में किया जाता था। वो बारादरी किशनपुर बिराल में आज भी स्थित है। लोग जिनको पता है वो जाके देख सकते हैं, जिन्हें नहीं पता
उनका मोस्ट वेलकम है। आइए आप किशनपुर बिराल और देखिए इस चीज़ को। तीसरी बात, इनका जो विवाह हुआ था वो राजल देवी देसवाल से हुआ था, और इनके छोटे भाई जयपाल तोमर का विवाह भी राजपाल देवी की जो छोटी बहन थी उन्हीं के साथ हुआ था। और राजल देवी का मंदिर आज भी किशनपुर बिराल में है, जिन्हें बड़ी माता के तौर पे पूजा जाता है किशनपुर बिराल में। इनका मंदिर दिल्ली सहारनपुर रोड पे आज भी स्थापित है, और पूरे गांव में ये बड़ी माता के तौर पे पूजी जाती है। तो ये 3 तथ्य थे, इससे साबित होता है कि इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी न्याय प्रणाली की वो किशनपुर बिराल से की थी। अब वो कैसे हुई वो बताते हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद 84 गांव बसाए थे, जिसे बाद में खाप चौधरी कहा जाता है, खाप पंचायत का नाम दिया गया। 84 गांव, लेकिन 84 के 84 को चौधर नहीं थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ 6 गाँव के हाथ में चौधर दी थी, और हर एक गांव के अंडर में 14-14 गांव दिए थे। मेन गांव 6 थे जिनके पास चौधराहट थी। वो गांव थे बड़ौत, बावली, किशनपुर बिराल, बिजरोल, बामडोली और हिलवाड़ी। बड़ौत के अंडर में 14 गांव आते थे, बावली के अंडर में 14 गांव आते थे, किशनपुर बिराल के अंडर में 14 गांव आते थे, बिजरोल के अंडर में 14 गांव आते थे, बामडोली के अंडर में 14 गांव, और ऐसे ही हिलवाड़ी के अंडर में 14 गांव। एक चौधराट के अंडर में 14 गांव, तो 6 चौधराट में टोटल 84 गांव थे। 84 गांव की चौधराट इन 6 के पास थी। इन 6 का फिर एक हेड था जिसे खाप चौधरी कहते थे, जिनका निवास स्थान अब बड़ौत में स्थित है, और खाप चौधरी की जो पगड़ी है अब बड़ौत की चौधरान पट्टी में है। और ये एक लोकतांत्रिक तरीके से होता था, इसमें कोई ये नहीं कि कोई अपनी मर्जी से चौधरी बन के बैठ गया। बाकायदा एक लोकतांत्रिक प्रणाली होती थी। जैसे 14 गांव है तो हर गांव में एक जैसा प्रधान होता है, ऐसे उस टाइम पे भी चुनाव होते थे। गांव के लोग आपस में सहमति से एक को प्रधान या एक का चुनाव करते थे। इस तरह 14 गांव के ऊपर एक हेड होता था, वो 14 गांव के प्रधान उन्हें रिपोर्ट करते थे। फिर ये 6 गांव के जो प्रधान थे ये अपनी सारी समस्याएं जो कर सकते थे, ये फिर आके जो खाप चौधरी हुआ करते थे खाप चौधरी को रिपोर्ट करते थे। इस तरह 84 की चौधराट चालू हुई थी। इन्हें चौधरी इसलिए कहा जाता था कि चौधरी वो होता था जिन्होंने अपने लोगों की सेवा का काम लिया था, और लगातार ऐसा करने के लिए वो तैयार रहते थे। इसे ही जाट चौधरी कहा जाता था। 6 के ये 6 गांव थे, इनकी चौधराहट चौधरियों के पास थी, तोमरों के पास थी। अब मैं वो चीज़ भी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि इनके पहले पहले हर जैसे बड़ौत, बावली, इनके पहले पहले चौधरी कौन थे। सबसे पहले चौधरी बड़ौत के अंडर में जो 14 गांव आते थे, उन 14 गांव के जो सबसे बड़े हेड, सबसे पहले चौधरी थे, वो थे रामपाल तोमर। बावली के अंडर में जो 14 गांव आते थे उनके थे महिपाल तोमर। किशनपुर बिराल के अंडर में जो 14 गांव आते थे उनके थे किशनपाल तोमर। बिजरोल के अंडर में जो आते थे उनके थे चंद्रपाल तोमर। बामडोली के अंडर में जो आते थे उनके थे हरिपाल तोमर, और हिलवाड़ी के अंडर में जो आते थे उनके थे साहूपाल या शाहपाल तोमर। ये 6 के हाथ में चौधर थी, ये मेन चौधरी थे। बाकी 14-14 गांव इनके अंडर में आते थे। अक्सपाल जी के 3 बेटों की यहाँ पर ज़्यादा हलचल थी। वो खाप चौधरी थे। उनके सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम था राव महिपाल, जिनके हाथ में बावली के 14 गांव की चौधर थी। दूसरे बेटे थे इनके, छोटे बेटे थे देशपाल, जिनके नाम पे देश खाप, जो देश खाप है वो इनके नाम पे ही है, क्योंकि देशपाल इनका नाम था तो इन्हीं के नाम पे वो खाप चौधरी थे। तो इसी की वजह से तोमरों को देश वाले या देश खाप के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो गतिविधि का केंद्र था वो बड़ौत था। वही एक कारण हुआ कि देशपाल की गतिविधि का केंद्र बड़ौत था, तो इसीलिए बाद में किशनपुर बिराल से हटके चौधराट जो है वो बड़ौत में ट्रांसफ़र हो गई थी। इनके जो मंझले बेटे थे उनका नाम था किशनपाल। उनकी गतिविधि का केंद्र जो था वो था किशनपुर बिराल। तो ये 3 लड़के इनके यहाँ पे थे, उनके हिसाब से ये 84 की चौधराट चली थी। तो ऐसे करके स्टार्टिंग हुई थी 84 के चौधरी की। तो अब मैंने आपको बता दिया कि चौधरी कौन थे और जाटों के नाम के साथ चौधरी क्यों यूज़ होता है, और ये 84 के चौधरी कैसे बने, खाप कैसे बनी, और क्या की प्रक्रिया हुई थी। जहाँ तक मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। आगे कोशिश करूँगा और ज़्यादा कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर सकूँ। इतनी जानकारी के लिए आज का चैप्टर अब यहीं क्लोज़ करते हैं।
अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा जाते जाते एक हिंट और दे देता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं अक्सपाल तोमर का तो 976 में दिल्ली पे शासन हुआ था, इससे पहले किसका था, इसके बाद में किसका शासन आया, तो वो भी एक बहुत बड़ी और जानने लायक चीज़ है। हकीकत ये है कि जाटों का इतिहास कहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं बताया नहीं जाता। हमेशा इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहासकारों ने मुग़लों का इतिहास बताया और लोगों का इतिहास बताया, लेकिन जाटों का इतिहास हमेशा दबा के रखा गया। तो मेरा ये मानना है कि जाटों का इतिहास जाटों को कम से कम पता होना चाहिए। जाटों का इतिहास आज से नहीं, सबसे पुरातन कहें या सबसे पुराना कहें, वो जाटों का इतिहास है। जाटों के इतिहास की अगर मैं बात करूँ, इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी डिटेल दूंगा। आपको छोटा सा हिंट दे के चलता हूँ सिर्फ, कि जाट जो हैं, इनके दो राजवंश के नाम से ये जाने जाते हैं इतिहास में। एक है इंद्रप्रस्थ के तोमर राजवंश और दूसरे हैं दिल्ली के तोमर राजवंश। अगर इंद्रप्रस्थ के तोमर राजवंश की बात करें तो जब तक दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, ये तब के हैं। इसमें आपके टोटल जो हुए हैं वो 44 राजवंश हुए हैं, 44 शासक हुए हैं। एक राजवंश वो था, उसमें 44 शासक हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब 44 शासक थे, यानी कि 44 शासकों ने शासन किया, कब से, महाभारत के पहले से लेके और महाभारत के टाइम तक। उसके बाद में फिर इसका नाम बदल के दिल्ली हुआ। दिल्ली होने के बाद में फिर दोबारा इस पे तोमरों का शासन आया। वो शासनकाल भी जो है इनका जो चला था, उसमें भी टोटल 23 शासक हुए। तो टोटल इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में अगर मैं बात करूं, या इंद्रप्रस्थ से लेके और दिल्ली के शासन में जो है, टोटल 77 तोमर शासक हुए हैं। बदकिस्मती हमेशा ये रही कि किसी ने जाटों के इस इतिहास को सामने नहीं आने दिया, ना किसी ने कोशिश की इसको जानने की। तो जाटों का असली इतिहास ये है कि 77 शासक दिल्ली पे राज करके जा चुके हैं, जो तोमर वंश से थे। ये सबसे बड़ी कौम हुई है, सबसे बड़ी खाप हुई है। इसीलिए इन्हें देश वाले भी कहते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि पूरे देश में तोमरों का ही राज चला करता था, या जाटों का ही राज चला करता था। तो तोमर गोत्र कितना पुराना है, कहाँ से चला रहा है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। आपसे एक ही अनुरोध है कि जैसा आपने पिछली वीडियो पे प्यार दिया था, ये इन्फॉर्मेशन भी आप, जितने भी आपके परिवार के लोग, जितने भी जाट समाज से जुड़े लोग हैं, मेरी ये बातें उन तक पहुँचाएँ। उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता लगे, आने वाले जनरेशन को अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ कि जाट समाज को मैं थोड़ा सा उजागर कर सकूँ। और इन सब के बाद मेरा जाट समाज से सिर्फ एक ही अनुग्रह होगा कि जब जाट अपने इतिहास को जान जाए, तो अपने इतिहास को लेके कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसको लेके उन्हें कुछ करना चाहिए। मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वो अपनी लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि इतिहास बताने के पीछे मेरा रीज़न क्या है, मैं क्यों चाहता हूँ जाटों को अपना इतिहास पता हो। क्योंकि जाटों को जो स्थान मिलना चाहिए हमारे समाज में, या हमारे जो पूर्वज थे उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं है। आजकल आप देखते होंगे जगह जगह नेताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, तो मैं नहीं झेल पाता उस चीज़ को। बट नॉर्मल सी बात है कि किसी की भी मूर्तियाँ खड़ी कर देते हैं, किसी के नाम पे भी चौराहे का नाम पड़ जाता है। लेकिन आज तक जिन्होंने इतना कुछ किया इस देश के लिए, उनकी ना तो, सबसे बड़ी बात है कि खाप चौधरी का कहीं भी आपने देखा होगा, ना खाप चौधरी का कहीं नाम है, ना उनका कहीं कोई प्रतिमा है, ना कोई मूर्ति है। तो मेरा एक लॉजिक यही है, ये बातें करने का सिर्फ एक ये है कि कम से कम उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए जाट समाज को खड़ा होना चाहिए, और उन्हें वो जो इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिले। वो बातें हम लास्ट में करेंगे। पहले आप अपने इतिहास को जानें, और इतिहास को और ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने इतिहास के बारे में बताएं कि हम कौन हैं और कैसे हैं। धन्यवाद। और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। राम राम।